पतौड़ा गांव के पास रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के शरीर के दो हिस्से हुए पड़े थे। जब दो हिस्से हुए पड़े थे तभी भरतकूप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जब उस रेलवे स्टेशन पर देखती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति के दो हिस्से हुए पड़े हैं, तभी पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर आसपास में जांच करने लगते हैं। जब आसपास में जांच करने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं। जब शराब की बोतलें पड़ी होती हैं तो सारे सबूत जुटाती है। वहाँ से सबूत जुटाने के बाद वे पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये व्यक्ति है तो है कौन। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद उस शव को, डेड बॉडी को ऐसे रखा गया था कि उसे एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाए, लेकिन एक्सीडेंट ये होता ही नहीं है। एक्सीडेंट होता तो वहाँ पर शराब की बोतलें ना पड़ी होती और वहाँ पर पुलिस वालों को इतने सारे सबूत ना मिलते हैं। अब पुलिस वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि व्यक्ति है तो है कौन। जल्दी उन्हें पता चल जाता है उस व्यक्ति के बारे में। जब उन्हें पता चल जाता है तो उसके पिता को बुलाया जाता है। जब उसका पिता आता है और आने के बाद उसकी पत्नी जो होती है वो भी आती है, तो ये दोनों जो होते हैं फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब फूट फूट कर रोने लगते हैं तभी इसके पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि इसके साथ ऐसा किसने किया और क्या वाकई में इसने सुसाइड किया है, तुम्हें क्या लगता है, ये कितने दिन से गायब था, कितने दिन से नहीं गायब था। जब सवालों की बारिश उन पर होने लगती है तब कहीं जाकर उसके पिता जो होते हैं वे टूट जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारे बेटे के साथ ये सब कैसे हुआ, हमारे बेटे के साथ ये सब किसने किया। तभी उसके पिता जो होते हैं फिर कहते हैं कि हमारे बेटे के साथ ऐसा करने वाला कोई और नहीं हो सकता है। हमारे बेटे के साथ अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो सिर्फ उसकी पत्नी ने किया होगा, फिर उसके प्रेमी ने किया होगा। जब पुलिस वाले उसके पिता की ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि खुद उसका पिता अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, उस बहू के बारे में जो बहू फूट फूट कर रो रही है, जो बहू अपना सीना पीट पीट कर रो रही है और कह रही है कि तुम कहाँ पर चले गए। लेकिन एक पिता ऐसा क्यों कह रहा है और क्या वाकई में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने उसके साथ ऐसा किया था? क्या पिता का ही इसमें कोई रोल होता है? आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। और इस व्यक्ति के साथ ऐसा करने वाला कौन निकलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है बांदा और वहीं के एक भिसंडा के रहने वाला जिसका नाम होता है राम रतन। राम रतन जो होता है वो जड़ी बूटियों का काम करता था, यानी कि जड़ी बूटियाँ बनाया करता था। जड़ी बूटियाँ बनाने के बाद वो लोगों का इलाज किया करता था। लेकिन उसका एक बेटा होता है जिसका नाम रामकृष्णा होता है। रामकृष्णा जो होता है वो धीरे धीरे जो उसके पिता का कारोबार होता है, यानी कि पिता जो होते हैं जब जड़ी बूटियाँ बनाया करते थे उन्हें देखा करता था। और जड़ी बूटियों का जो काम होता है राम रतन जो होता है अपने बेटे रामकृष्ण को भी सिखा देता है। रामकृष्ण को जब काम सिखा देता है तभी रामकृष्ण जो होता है इस काम में धीरे धीरे उतरने लगता है। तभी राम रतन जो होते हैं अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ कर लेकर आते हैं। लड़की जो होती है वो चित्रकूट की रहने वाली होती है जिसका नाम सुहाना होता है। सुहाना जो होती है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती है, लेकिन वो एक शहर की रहने वाली लड़की होती है। शहर में से वो एक गाँव में आई हुई थी। जब एक गाँव में आई हुई थी तभी रामकृष्ण जो होता है वो तो पहले उससे बहुत अच्छे से रखता है, उससे बहुत प्यार करता है। रामकृष्ण की अरेंज मैरिज भले ही हुई थी लेकिन अच्छे से रखता है। इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं धीरे धीरे करके। जब 3 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चों में से इनके 2 बच्चे जो होते हैं बाहर रह रहे थे, कई साल बीत जाते हैं शादी के, और एक बच्चा जो होता है इनके पास रह रहा था। अब ऐसे ही जब ये तीनों जो होते हैं, जैसे 4 जो होते हैं घर में रह रहे थे, 4 सदस्य जब घर में रह रहे थे तभी सुहाना जो होती है जो सोच कर आई थी वो उसके साथ नहीं हो रहा था। यानी कि सुहाना जो होती है एक शहर की लड़की होती है, वो सोच रही थी कि मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी और मैं अपने ससुराल जाकर अपनी मर्जी चलाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब अपने ससुराल में आते तो ससुराल में आकर उस ससुराल के लोगों की तरह ढलना पड़ता है। जैसे ससुराल में रखा जाता है ऐसे उसे रहना पड़ता है। लेकिन रामकृष्ण जो होता है वो पहले तो जड़ी बूटियों बेका करता था, जड़ी बूटियों से लोगों के वैद्य का काम करता था और वैद्य का लोगों का इलाज किया करता था। लोगों का इलाज करने के बाद वो कभी कभी पीकर भी आया करता था। अगर जब पीकर आया करता था तभी उसकी पत्नी जो होती है वो उससे खुश नहीं हो पाती। वो कहती है कि तुम ये क्या करते हो, तुम दिन में पूरे दिन लोगों को इलाज करते हो, पूरे दिन लोगों का इलाज करने के बाद रात में पीकर आ जाते हो, पीकर आने के बाद तुम पड़ जाते हो, ये कब तक चलेगा। उसकी पत्नी जो होती है सुहाना वो खुश नहीं रहती है उसके साथ, यानी कि उसकी खुशियाँ जो होती है कहीं ना कहीं मर जाती है। शादी के कई साल भी बीत जाते हैं, इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन 3 बच्चों के बाद भी सुहाना जो होती है अब उस खुशी की तलाश कर रही थी जो खुशी उसे अपने पति रामकृष्णा से नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी सुहाना जो होती है इस रिश्ते को धीरे धीरे करके चला ही रही थी। रिश्ते की गाड़ी जो होती है वो चला ही रही थी। लेकिन एक दिन उसका पति जो होता है उसके कहकर जाता है कि मैं जैकेट लेने के लिए जा रहा हूँ। जब उसे कहकर जाता है कि मैं जैकेट लेने के लिए जा रहा हूँ तभी उसका पति जो होता है घर लौट कर नहीं आता। जब घर लौट कर नहीं आता है तो उसकी
जो लाश मिलती है यानी कि डेड बॉडी मिलती है वो रेलवे स्टेशन पर मिलती है। रेलवे स्टेशन पर जब डेड बॉडी मिलती है तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद पता चलता है कि उसकी जो हत्या की गई है वो तेज़धार हथियार से की गई है। तब कहीं जाकर उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ा गया था। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके घर वालों से बात करते हैं तब उसके पिता जो होते हैं रामकृष्णा के राम रतन, वे बताते हैं कि ये सब किसी और ने नहीं किया, उनकी बहू सुहाना और उसके प्रेमी ने मिलकर किया है। अब जब ये सारी बातें सुहाना पर आ जाती है तो सुहाना जो होती है उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो सुहाना जो होती है वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, और ना ही मैंने अपने पति को मारा है, और मेरे पता नहीं मेरे ससुर ने ऐसा क्यों कहा है। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं और हमारे 3 बच्चे भी हैं और बच्चे भी जो हैं बड़े बड़े हो चुके हैं, तो मैं ऐसा करूँगी तो करूँगी ही क्यों। लेकिन इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे इसकी जानकारी निकालने के लिए इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद जब पता चलता है कि देर रात तक भी यानी कि इसका जब फ़ोन लेते हैं तो पता चलता है कि जिस दिन उसके पति की मृत्यु हुई थी यानी कि जिस वक्त हुई थी उस वक्त उसकी पत्नी जो होती है अपने प्रेमी से वीडियो कॉल कर रही थी। तो पुलिस वालों को थोड़ा सा भी समय नहीं लगता अब ये जानने में कि इसका प्रेमी कौन है। तभी उसके प्रेमी को उठाया जाता है जिसका नाम विनोद होता है। इन दोनों को उठाने के बाद इनसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब कहीं जाकर ये सुहाना जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा कर कैसे सकती है। वो बताती है कि मेरी शादी को कुछ साल हुए थे, कुछ साल बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं। बच्चे हो जाने के बाद मेरा पति जो होता है दिन भर लोगों का इलाज किया करता था, लेकिन रात में पी कर आया करता था। वो मुझे वो खुशी नहीं दे पा रहा था जो उसे देनी चाहिए थी। वो भूल चुका था कि उसकी एक पत्नी भी है, वो भूल चुका था कि उसे उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। मैं उससे बार बार कहा करती थी लेकिन वो बार बार मेरी बातों का अनदेखा किया करता था और बार बार मुझसे पी कर वो बहस किया करता था। कभी कभी हमारे बीच लड़ाई झगड़े भी हो जाया करते थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। मैं अपने ससुराल में रहकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर आकर मेरी सारी ख्वाहिशें मर जाती हैं, मेरे सारे सपने टूट जाते हैं। अब हम दोनों जो होते हैं गाड़ी चला ही रहे थे यानी कि आराम से रह ही रहे थे, तभी जो विनोद होता है यानी कि अपने रिश्तेदारों में आया हुआ था। जब रिश्तेदारों में आया हुआ था तभी विनोद पर उसकी नज़र जाती है। नज़र कुछ ऐसे जाती है कि ये सुहाना जो होती थी वो दूसरों के घर बैठने जाया करती थी। जब बैठने जाया करती थी पड़ोस में, तब विनोद जो होता है पड़ोस के ही घर में रहता था। पड़ोस के घर में जब आया हुआ था रिश्तेदारी में, तभी इसकी मुलाकात सुहाना से हो जाती है। जब सुहाने से इसकी मुलाकात हो जाती है तो ये दोनों जो होते हैं आपस में पहले दोस्ती करते हैं। दोस्ती कर लेने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। यानी कि ये ज़्यादातर उसी पड़ोस वाले घर में बैठी रहती थी जब, क्योंकि इसका पति जो होता था दिन भर वैद का काम किया करता था, बाहर रहा करता था। इसके ससुर भी जो होते थे वे भी बाहर रहा करते थे। इसके जो बच्चे होते हैं वे भी अपने आप में मसरूफ़ होते थे। ये जो सुहाना होती थी सिर्फ अकेली रहती थी, अकेले इसका वक्त गुजरता नहीं था। तब कहीं जाकर ये पड़ोस में जाकर बैठा करती थी। जब पड़ोस में जाकर बैठा करती थी तब इसकी विनोद से मुलाकात होती है। विनोद से नंबर लेती है। नंबर लेने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से पहले दोस्ती करते हैं। दोस्ती कर लेने के बाद इनके बीच जो बातें होती हैं, यानी कि सुहाना के जो पति होता है उसे वक्त नहीं दे रहा था। जब उसे विनोद वक्त देना शुरू करता है, उसे अटेंशन देना शुरू करता है, तो सुहाना जो होती है वो विनोद की ओर आकर्षित हो जाती है, विनोद से प्यार करने लगती है। विनोद अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो सुहाना को लगता है कि जो वो चाहती थी वो अब उसे मिलने वाला है, उसके सपने साकार होने वाले हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। जो ज़रूरत है उसके पति पूरी नहीं कर पाता, वो पूरी करने वाला कोई आ गया है। वो विनोद के साथ वक्त बिताती। विनोद के साथ वक्त बिताते बिताते जब उसके घर पर कोई नहीं हुआ करता था, तब कहीं जाकर विनोद जो होता है एक दिन उसके घर आता है। घर आने के बाद इन दोनों के बीच जब पहली बार शारीरिक संबंध बनते हैं, तब कहीं जाकर विनोद जो होता है उसे ऐसा सुख मिलता है जो सुख उसे आज से पहले कभी नहीं मिला था। उसकी पत्नी जो होती है यानी कि रामकृष्ण की जो पत्नी होती है सुहाना, उसे भी वो सुख कई दिनों बाद मिला था, कई महीनों बाद मिला था। यानी कि ऐसा सुख जो उसे आज से पहले ने किसी ने भी नहीं दिया था। जब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे, जिस सुख की ये बातें कर रहे थे वो सुख असल में सुख होता ही नहीं है। वो एक ऐसा सुख होता है जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अब ऐसे विनोद जो होता है और उसकी जो कहानी होती है सुहाने की प्रेम कहानी ऐसे चलने लगती है। जब ऐसे चलने लगती है तभी ये बात जो होती है धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है। अब गांव में फैलने के साथ साथ रिश्तेदारों को पता लग जाती है। रिश्तेदारों में जब पता लगती है तो ये बात विनोद के पिता भगवान दिन तक जाती है। भगवान दिन तक जब ये बात जाती है तो उसके पिता विनोद को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन विनोद जो होता है वो सिर्फ सुहाना के प्यार में पागल होता है। सुहाना जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपने बच्चे छोड़ सकती हूँ, तुम्हारे लिए अपना पति छोड़ सकती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इधर ये विनोद जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा भी, अभी थोड़ा सा मुझे वक्त दो, वक्त के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा।
लेकिन इधर ये बात कैसे ना कैसे करके उसके पति रामकृष्णा तक चली जाती है। जब रामकृष्णा तक ये बात पहुंच जाती है कि उसके पत्नी के जो है संबंध है वे हमारे पड़ोस में आ रहे लड़के विनोद के साथ चल रहे हैं, विनोद के साथ जब ये बात पता चलती है तो ये रामकृष्णा जो होता है वो अपनी पत्नी पर बजाता है, पीटता है और कहता है कि तुम एक ऐसी औरत हो जो घर में रहना लायक नहीं हो, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुमने गैर मर्द से अवैध संबंध चला रखे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हर केस में ऐसा ही होता है, जब पत्नी ऐसा कर देती है तो वह माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद ये रामकृष्णा जो होता है उसका मिलना जुलना बंद कर देता है, यानी कि उसके घर से निकलना बंद कर देता है, उसे घर में रखता है, घर से बाहर नहीं जाने देता है। ये ऐसे ही जब घर से बाहर नहीं जाने देता है तो ये फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। जब रामकृष्ण को पता चलता है कि इसकी पत्नी सुहाना विनोद से फ़ोन पर बातें कर रही है, वो विनोद से कहती है कि मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, इसे छोड़ना चाहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन विनोद जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी जल्दी ही कर लूँगा। लेकिन जब उसके पति को पता चल जाता है कि उसका फ़ोन पर बात कर रही है, तभी उसका फ़ोन भी ले लेता है। फ़ोन भी ले लेने के बाद अब उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है, यानी कि पहले से उससे अपने पति से नफरत करती थी, अब उससे वो और ज़्यादा नफरत करने लगती है, इतनी नफरत करने लगती है तो अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि अपने प्रेमी विनोद को कॉल करती है और कहती है कि तुम अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो इस रास्ते से हटा दो, इसने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी। विनोद जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं ऐसा ही कर दूंगा, लेकिन सोच लो हमारा जो जीवन है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन सुहाना जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, इसे रास्ते से हटा दो, रास्ते से ऐसे हटाओ कि इसका जो लगे कि डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई है कि इसने सुसाइड किया है, ऐसे ना लगे किसी ने इसे मारा है। तभी इन दोनों के दिमाग में एक प्लान आता है कि हम इसे एक रेलवे स्टेशन पर ले जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर ले जाने के बाद इसे मार कर रेलवे स्टेशन पर फेंक देंगे। तब इसकी पत्नी जो होती है रामकृष्णा की, वो कहती है कि जब तुम इसे ले जाओगे, जब तुम इसे मारोगे तो मेरे पर वीडियो कॉल करना, मैं सामने बैठ कर देखूंगी कि तुम इसे कैसे मार रही हो, मैं इसे देखना चाहती हूँ कि कैसे मरता है। अपने पति से वो इतनी नफरत करती है कि अपने पति को देखना चाहती थी, वो अपने पति का कत्ल होते हुए देखना चाहती थी। विनोद जो होता है वो रामकृष्णा को कॉल करता है, यानी कि उससे मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्यों ना हम एक दिन पार्टी हो जाए। तो रामकृष्ण जो होता है वो मान जाता है, क्योंकि वो शराब का लालच देता है। जब मान जाता है, मान जाने के बाद रामकृष्ण जो होता है उसके साथ शराब पीने के लिए चला जाता है। जब शराब पीने के लिए चला जाता है तो शराब पीने के लिए रेलवे स्टेशन के ट्रैक की ओर जाते हैं। जब ट्रैक की ओर जाते हैं तो ये दोनों जो होते हैं पहले तो शराब पीते हैं और रामकृष्ण को इतनी शराब पिलाता है विनोद, बहुत शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद जब वो नशे में बिल्कुल धूत हो जाता है तब कहीं जा विनोद जो होता है तेजदार हथियार भी लेकर आया था, लेकिन पहले उसके सिर पर वो जोरदार पत्थर मारता है। पत्थर मारने के बाद वो थोड़ी बहुत जो तेजदार हथियार होता है उससे नोक-झोंक करता है। नोक-झोंक करने के बाद उसके पत्थर से जब सर फोड़ देता है, सर फोड़ने के बाद उसका गला भी काट देता है। गला काट देने के बाद अब यो रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश को रख देता है। जाकर रख देने के बाद वो सोचने लगता है कि पुलिस वालों को लगेगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, जिसने सुसाइड किया है, पुलिस वाले कुछ पहचान नहीं पाएंगे। रेल जब आएगी इसके ऊपर चढ़ेगी तो रेल जो इसका जो शरीर है उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब पुलिस वाले जब उसकी कहानी सुनते हैं विनोद की, तो सुहाना की जब ये बात सुनते हैं कि सुहाना सिर्फ अपने पति से नफरत करती थी, उसका पति से वो सुख नहीं दे पा रहा था, वो जो सुख मिलता है और विनोद को उससे वो सुख मिलता है जो आज से पहले से कभी सुख नहीं मिला था। ये दोनों जो होते हैं उस सुख के लिए अपने पति को अपने हाथों एक ऐसे इंसान को मार देता है जिसमें उसका कोई दोष ही नहीं होता है, जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ आज ऐसे होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।